आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, अनेक प्रकार की औषधियाँ या ईंधन पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, सीएनजी या जीवों का शरीर अथवा जीवों के शरीर से प्राप्त पदार्थ जैसे घी, तेल, ये सभी कार्बन के यौगिक होते हैं। प्रकृति में कार्बन के खनिजों की संख्या बहुत कम है और खनिजों की जो प्रतिशत मात्रा है वह लगभग पृथ्वी के क्रस्ट भाग में 0.02% कार्बन के खनिज उपस्थित हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम इत्यादि के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये पृथ्वी के क्रस्ट भाग में उपस्थित हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। कार्बन के खनिजों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बहुत ही कम प्रतिशत मात्रा है। फिर भी प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि कार्बन के यौगिकों की संख्या जो अभी तक जिनका अध्ययन किया जा सका है उनकी संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है, जबकि अन्य तत्वों की संख्या या अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या 1 लाख के लगभग है। कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? इसका कारण कार्बन की स्वयं की प्रकृति है अथवा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अथवा कार्बन की बंधन क्षमता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण कार्बन के यौगिकों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की शाखा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। यह रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत स्वयं कार्बन का या कार्बन के ऑक्साइडों का जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या तत्वों के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या बाइकार्बोनेट NaHCO3, इन सभी का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते, क्योंकि इन पदार्थों की उत्पत्ति अकार्बनिक मानी जाती है। प्राचीन समय से ही हम कार्बनिक यौगिक उसे मानते आए हैं जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक हो, अर्थात सजीवों से हो। जंतुओं और पौधों से प्राप्त पदार्थों को ही कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता रहा है। और ये जो पदार्थ हैं, यद्यपि इनमें कार्बन उपस्थित है, किंतु इनकी उत्पत्ति पत्थरों से, चट्टानों से, पृथ्वी से होने के कारण इन्हें हम कार्बनिक यौगिक न मानकर अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने का कारण कार्बन में विशेष प्रकार की सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, जिसके बारे में हमारा अगला टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्बन के यौगिकों में आबंधन या सहसंयोजक आबंधन। कार्बन के यौगिकों में
आबंधन या उसी को कहेंगे सह संयोजक आबंधन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन के यौगिकों में आबंधन समझने के पूर्व हम पिछले चैप्टर में आयनिक यौगिकों में आबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने उस चैप्टर में यह पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है और ऐसे यौगिक जल में या अकार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक यौगिकों में इस प्रकार का गुण नहीं होता, बल्कि इन यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त ये कार्बनिक विलायकों में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन या पेट्रोल या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन पदार्थों में विलेय होते हैं। इनकी संरचना समझने के पूर्व हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करना होगा। कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 612 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जबकि बाहर के कोषों में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन के परमाणु में अन्य तत्वों से जुड़ने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है बाह्य कोष में, इसे त्याग दे, जो कि ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं हो पाता। अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4 प्लस या ऐसे हम कहें कार्बन प्लस 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 प्रकार का आयन नहीं बना पाता। इसी प्रकार दूसरी जो व्यवस्था है वो ये है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और C माइनस 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 4 माइनस प्रकार का आयन बनाए। यह प्रक्रिया भी संभव नहीं है, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बाह्य कोष में ग्रहण किए जाएंगे उन पर इस नाभिक में उपस्थित 6 प्रोटॉनों द्वारा उचित आकर्षण बल नहीं लग पाता। अतः उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखना भी संभव नहीं हो पाता और यह व्यवस्था भी संभव नहीं हो पाती। इन दोनों व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कार्बन में इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की प्रवृत्ति होती है। यह अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख लेने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन के यौगिकों की संरचना समझने के पहले हम कुछ सरल यौगिकों या अणुओं जैसे H2Cl2, अमोनिया, H2O, इन सभी यौगिकों की संरचना समझते हैं। जैसे H2 की संरचना समझिए। H2 या हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और आप जानते हैं हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार का जब दूसरा परमाणु 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन युक्त जब दूसरा परमाणु संपर्क में आता है तो दोनों में, चूंकि यहाँ पर निकटतम अक्रिय गैस तत्व हीलियम की संरचना प्राप्त करने हेतु यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता दोनों परमाणुओं में है, अतः ये दोनों परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके और अपने बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। H2 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। एक परमाणु और इसके ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग करते हुए ये दूसरा परमाणु और दोनों के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं
जो दोनों परमाणुओं के चारों ओर घूमते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, ये इस परमाणु के चारों ओर दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इस परमाणु के भी चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक सहसंयोजक बंध बनता है, जिसे हम दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक खड़ी रेखा द्वारा दिखा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा यहाँ पर दो परमाणुओं को बंधा हुआ दिखाते हैं। यह मात्र प्रदर्शन का तरीका है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच कोई राड नहीं लगा हुआ है, यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को दिखाने का एक तरीका है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन परमाणु की संरचना दिखाएं तो Cl2 में क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का दूसरा परमाणु, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, और दोनों परमाणुओं की साझेदारी से जो अणु बनेगा उसकी संरचना ये इस प्रकार से, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 4 5 6। ये दो क्लोरीन के परमाणु एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक दूसरे के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसे सिंगल बॉन्ड द्वारा, एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। इसे हम एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार कुछ तत्वों के द्वारा डबल बॉन्ड बनाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। यदि हम ऑक्सीजन अणु पर विचार करें O2, तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर प्लस दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है वह केवल बाह्य कोश के लिए है, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए नहीं जा रहे हैं। जब दोनों परमाणु परस्पर संपर्क में आते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार, इन दोनों के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और शेष 4 4 इलेक्ट्रॉन इनके स्वयं के इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है। इसको हम 2 लाइनों के द्वारा या 2 रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं, जिसे पढ़ते हैं द्विबंध या डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु जब संयोग करता है N2, तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में केवल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन, और जब दोनों परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसके द्वारा भी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन इनके अपने बचे हुए हैं। ये 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु थे, ऐसे ये नाइट्रोजन थे। तो यहाँ पर 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हुई, इसे हम N ट्रिपल बॉन्ड N द्वारा दिखा सकते हैं। N त्रिबंध, इसको 3 बंध है, इसको त्रिबंध या N ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। अब हम कार्बन के एक यौगिक, सबसे सरल यौगिक है मेथेन की संरचना पर विचार करते हैं। मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसमें एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन के परमाणु संयुक्त हैं। यदि हम कार्बन की संरचना, बाह्य कोश की संरचना दिखाएं तो
कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन परमाणुओं से, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की साझेदारी इस प्रकार से होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि C और 4 सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा की जा रही है। इस प्रकार हमें CH4 सूत्र का एक यौगिक, जिसे हम मेथेन कहते हैं, यह पाया जाता है, बन जाता है। मेथेन गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है और कोयले की खानों में भी यह प्रायः निकलता रहता है और कोयले की खानों में दुर्घटना का कभी कभी ये कारण होता है, उसमें आग लगने का कारण होता है, इसलिए इसको हम फायर डैम्प भी कहते हैं। अब हम कार्बन के अपर रूपों पर विचार करेंगे। कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं? आप पिछली कक्षाओं में भी इसके संबंध में कुछ बातें पढ़ चुके हैं। कार्बन के 3 अपर रूप ज्ञात हैं। कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपर रूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे क्रिस्टलीय रूप जिनके गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम अपर रूप या एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस के या ऑक्सीजन के 2 अपर रूप हैं, O2 और O3। कार्बन के 3 अपर रूप हैं। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। डायमंड का नाम आपने सुना होगा। डायमंड ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है और यह कार्बन परमाणुओं से बना होता है। कार्बन के परमाणु में चूंकि 4 का इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये सभी चारों इलेक्ट्रॉन समचतुष्फलकीय ढंग से 4 भिन्न भिन्न दिशाओं में 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ते हैं और इसी प्रकार जो ये कार्बन परमाणु जुड़े हैं, ये भी 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ते हैं। जब यह व्यवस्था या क्रिस्टलीय व्यवस्था बनती है तो क्योंकि इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी हैं सब बंधे हुए हैं, अतः डायमंड विद्युत धारा का कुचालक होता है। चूंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य अत्यंत प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित है, अतः यह पदार्थ अत्यंत कठोर भी होता है। डायमंड स्लिपरी होता है, चिकना होता है, छूने पर फिसलता है। दूसरा जो अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे लेड की जो पेंसिल की जो लेड होती है, आपने देखा होगा कि पेंसिल के भीतर काले रंग की एक छड़ होती है जिसे हम लेड ऑफ पेंसिल कहते हैं। लेड ऑफ पेंसिल। अनेक इलेक्ट्रिक उपकरणों में भी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। या आपने देखा होगा जो शुष्क सेल होता है, जैसे रेडियो में, टार्च में या घड़ी में जो सेल हम लोग लगाते हैं, उसके भीतर एक छड़ होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा अपर रूप है जिसमें कार्बन के परमाणु षटकोणीय ढंग से, इस प्रकार से षटकोणीय ढंग से ये एक दूसरे से
व्यवस्थित होते हैं और ये प्लेट के रूप में एक षटकोणीय संरचना का जो प्लेट है, फिर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, इस प्रकार कार्बन की षटकोणीय संरचना की अनेक प्लेटें व्यवस्थित होती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट थोड़ा मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। और चूंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मुक्त होता है, जो विभिन्न प्लेटों को बांधे रखता है। तो ग्रेफाइट में उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता होती है। ग्रेफाइट विद्युत चालक है, जबकि डायमंड विद्युत का अचालक है। कार्बन का तीसरा अपर रूप फुलरीन कहलाता है। यह कार्बन के 60 या 70 या इससे भी अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फुलरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है। ये गोलाकार आकृति में 60, 70 या अधिक परमाणु एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। C60, ये C60 था या C70 था। तो C60 को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं, क्योंकि यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने जियोडेसिक गुंबद डिजाइन किया था, जिसकी संरचना C60 से मिलती जुलती है, इसलिए इसे बकमिंस्टर फुलरीन नाम दे दिया गया। इसे बकी बाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना साक्षर बाल या फुटबॉल से मिलती जुलती है। आज के लिए इतना ही। शेष इस चैप्टर की अगली बातें अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।